हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर एयर अकेडमी पाकी यूट्यूब चैनल। आपके लिए लेके आ गए बच्चों ज्योग्राफी क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस। लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली हैं आपके लिए, जो कि चैप्टर 1 रहने वाला है संसाधन एवं विकास का। टोटल एमसीक्यूज़ करेंगे आज हम लोग। तो देखिए बच्चों, हम लोग जो आज एमसीक्यूज़ करने वाले बच्चों वो आपके जैक बोर्ड के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैक बोर्ड से रिलेटेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2023 के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें जितने भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बच्चों, वो सभी के सभी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो टोटल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो 2023 में कितने इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2022 यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और बाकी जो आपका वो नेक्स्ट 2023 में आने वाले कई सारे इससे क्वेश्चंस हैं। तो आपको इसको अच्छे से देखना है और नोट डाउन भी करते जाना है ताकि आप अच्छे से इसको कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाली वस्तु कहलाती है। इसमें आपको दिया हुआ बच्चों कि आखिर मानव की जो आवश्यकता पूरी करती है जो भी वस्तु होती है वो आखिर कहलाएगी क्या। जैसे मानव की आवश्यकता हर चीज़, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु है जो मानव की आवश्यकता को पूरी कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है जरूरती सामान, ऑप्शन बी है बहुमूल्य संपत्ति, ऑप्शन सी है संसाधन, ऑप्शन डी है एनओटी। और बच्चों आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जहाँ भी अगर आपको एनओटी दिया हुआ रहे तो एनओटी का मतलब नन ऑफ दीज है। ठीक है बच्चों, सो आप टेंशन नहीं लेंगे। कहीं भी अगर आपको एनओटी दिया हुआ है तो उसका मतलब है नन ऑफ दिस। इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, ये है इसका अर्थ बच्चों। ठीक है, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है कि ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सो आप टेंशन नहीं लेंगे कि यहाँ पर सर आपने क्या दे दिया एनओटी। ये एनओटी क्या, हम लोगों ने तो नोट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, वो टेंशन नहीं लेना आपको। आपको एनओटी दिया हुआ रहेगा, इसका मतलब ये बात कर रहा है बच्चों नन ऑफ दीज की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है जरूरती सामान, इसका ऑप्शन बी है बहुमूल्य संपत्ति, इसका ऑप्शन सी है संसाधन और इसका ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है संसाधन, यानी कि मानव की जो भी आवश्यकता को पूर्ति करती है जो भी वस्तु, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है बच्चों। चलते बच्चों आपका दूसरा एमसीक्यू। देखिए बच्चों दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की बात कर रहा है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा बच्चों की उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, ऑलवेज याद रखना है, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है वो है जैव व अजैव संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। बच्चों यानी कि जो जैव और अजैव संसाधन है उसका वर्गीकरण जो किया गया है बच्चों, वो किस आधार पर किया गया उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। यानी कि जो जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है उसका जो बंटवारा किया गया है वो किस आधार पर किया गया बच्चों, तो उसकी हम बात करते हैं बच्चों। तो वो किया गया है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर। इसका ऑप्शन क्या क्या है, तो स्वामित्व के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और एनओटी। एनओटी का मतलब अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से बच्चों हो जाएगा कोई नहीं, एनओटी का मतलब। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। उत्पत्ति के आधार पर जैव व अजैव संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। चलते बच्चों आपका फोर्थ एमसीक्यू क्या कहने वाला है। देखिए बच्चों फोर्थ एमसीक्यू है जैव संसाधनों के प्रकार। बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है कि जैव संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है बच्चों प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, ए तथा बी दोनों, एनओटी यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों चलते हैं अगला एमसीक्यू की ओर। अगला एमसीक्यू हमारा कौन सा है, देखते हैं कौन से टॉपिक से पूछा है अगला क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, ये पूछा है कि वे संसाधन जिन्हें रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसे कहते हैं। यानी कि वह कौन सा ऐसा संसाधन है जिन्हें भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः नवीकृत या फिर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है बच्चों, वो कौन सा संसाधन कहलाता है। तो इसका दिया हुआ है बच्चों नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन और नन ऑफ दीज।
तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है नवीकरण संसाधन, जिसको हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं या फिर नवीकृत कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। उसके बाद चलते बच्चों आपका जो नेक्स्ट MCQ रहने वाला वो है समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं। यानी कि समाप्यता के जो आधार पर संसाधन है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सिंपली है बच्चों, समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और एक है अनवीकरण योग्य संसाधन। यही दो प्रकार के संसाधन हैं जो आपके समाप्यता के आधार पे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों C, A व B दोनों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट MCQ की ओर। हमारा नेक्स्ट MCQ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि बच्चों स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन को बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन A में 2 है, ऑप्शन B में 4 है, ऑप्शन C में 3 है और ऑप्शन D में 9 है। तो इसका ऑप्शन होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर B, यानी कि बच्चों स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट आपका MCQ रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अनवीकरण योग्य संसाधन है। अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है, तो पुनः चक्रीय और अचक्रीय दोनों ही अनवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों C, A व B दोनों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है बच्चों, विकास के स्तर पर संसाधनों के प्रकार होते हैं। यानी कि विकास के स्तर पर जो संसाधनों का प्रकार बांटा गया है वो कौन कौन से प्रकार है बच्चों, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं विकास के स्तर पर जो संसाधनों का प्रकार होता है बच्चों वो होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है बच्चों, 4 प्रकार का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वे संसाधन जिन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन A है सार्वजनिक संसाधन, ऑप्शन B है बच्चों व्यक्तिगत संसाधन, ऑप्शन C है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और ऑप्शन D है नन ऑफ दिस। यानी नन ऑफ दिस आपको पता है, नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन वे संसाधन जिन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। निजी का मतलब अपना होता है बच्चों, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। वे ऐसा संसाधन जिन पर अपना हक होता है, अपना अधिकार होता है, उस संसाधन को क्या कहते हैं बच्चों, तो उस संसाधन को कहेंगे बच्चों व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद चलते हैं बच्चों आपका नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन नंबर बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बच्चों एक मिस हो गया है, जो हमारे PDF बना रहे थे उस टाइम पे मिस कर गए। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो यहाँ पे 1 नहीं बल्कि यहाँ पर 11 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पर कौन सा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 11 बच्चों, ठीक है। ये है आपका 11, ये 1 नहीं है 11 है, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछा है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है। यानी कि ऐसे संसाधन के बारे में बात कर रहा है बच्चों जो किसी दूसरे प्रदेश के अंदर, दूसरे प्रदेशों में वहाँ पे हैं बट अभी उनका उपयोग नहीं हो रहा, तो वो कौन से संसाधन कहलाएंगे बच्चों। तो उसका आंसर ऑप्शन है संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, A तथा B दोनों और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहने वाला है बच्चों संभावित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे भी देखिए बच्चों, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस एरर है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 है। यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 2 नहीं बल्कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पूछता है बच्चों, वे संसाधन जिसपे समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार हो तथा सभी के लिए उपलब्ध हो कहलाते हैं। यानी कि ऐसा संसाधन जिस पे समुदाय के सभी सदस्य, यानी कि कोई एक समुदाय है उस पे सभी सदस्यों का अधिकार हो और उसके सभी के लिए वो उपलब्ध हो, तो वो क्या कहलाते हैं। तो बच्चों वो ऑप्शन ए में निजी स्वामित्व वाले संसाधन, ऑप्शन बी में सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ऑप्शन सी में ए व बी दोनों, ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। तो ये इसका आंसर रहेगा बच्चों सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। यानी कि समुदाय के सभी व्यक्तियों का, तो सामुदायिक स्वामित्व यानी कि समुदाय का सबका अधिकार, सबके हक वाला संसाधन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर भी एक मिस प्रिंट है और यहाँ पे मिस प्रिंट क्या है बच्चों कि ये जो आपको 3rd दिख रहा है ये क्वेश्चन नंबर है 13 बच्चों, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है। चलिए देखते हैं, बात कर रहा है
ऐसे संसाधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है वे संसाधन क्या कहलाते हैं। बच्चों बात करता है कि वे संसाधन जिनको अंतर्राष्ट्रीय संस्था अपने थ्रू कंट्रोल करती है, यानी कि देश के बाहर की संस्थाएं अपने थ्रू कंट्रोल कर लेती हैं, उसको क्या कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, नन ऑफ दिस। बच्चों सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे कॉमन भी दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था नियंत्रित करेगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से, ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। वे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ। ये आरंभ का मतलब होता है बच्चों शुरू, इसका मतलब होता है प्रारंभ या फिर इसको हम बोल सकते हैं शुरू, ठीक है। यानी कि ऐसा संसाधन की बात कर रहा है बच्चों जिसका उपलब्ध, जो अभी हमारे पास प्रेजेंट में टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट में तकनीकी ज्ञान है, उसकी मदद से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु जो इसका उपयोग है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे बच्चों, तो ऐसे संसाधन कहलाएंगे, ऑप्शन ए में है संभावित संसाधन, ऑप्शन बी में संचित संसाधन, ऑप्शन सी में भंडार और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहने वाला है बच्चों संचित संसाधन, यानी कि अभी वो हमारे पास प्रेजेंट है परंतु हम इसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा संचित संसाधन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 है आपका बच्चों, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग करने से होता है। बच्चों संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखते हैं संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग करने से क्या होता है, कौन सी नुकसान होती है और कौन सी फायदाएं होती है बच्चों, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करने से ऑप्शन ए में दिया संसाधनों का ह्रास। ह्रास का मतलब होता है बच्चों कमी हो जाना बच्चों, ठीक है। ह्रास का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कमी होना, ठीक है। तो यानी कि आप बता सकते हैं बच्चों कि संसाधनों का कमी होता है, बिल्कुल होगा। संसाधनों का अगर हम अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो संसाधनों का कमी तय है कि संसाधनों का कमी यहाँ पे हो ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड ऑप्शन पर्यावरण प्रदूषण। बच्चों अगर लगातार संसाधन का हम इतना स्पीडली यूज कर रहे हैं तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित तो हो ही रहा है। ऑप्शन सी है बच्चों भूमंडलीय ताप में वृद्धि। बिल्कुल बच्चों भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रहा है, तभी तो आपको मैंने बताया था जब टॉपिक पढ़ा रहा था उस टाइम पीछे की क्लास में। तो आप अगर जिनको नहीं देखे हैं वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी क्लास 10th का पहला चैप्टर आप देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से भूमंडलीय ताप में वृद्धि भी हो रही है। तो ये इसका ऑप्शन डी है बच्चों ये सभी, यानी कहने का मतलब बच्चों इसका जो ऑप्शन डी रहने वाला है इसका ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग करने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है, तो बच्चों ध्यान दीजिए कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का उपयोग करना तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना कहलाता है। बच्चों मैंने आपको ये जब क्लास करा रहा था तो मैंने आपको ये बोला था कि ये काफ़ी ही VVI टॉपिक है, सतत पोषणीय विकास का ये टॉपिक है और ये 80% जैक बोर्ड से रिलेटेड है। यहाँ से 80% चांसेस होते हैं जैक बोर्ड में क्वेश्चन आने का, क्योंकि बच्चों इससे 2020 में क्वेश्चन किया गया था और हो सकता है कि आपका 22 में क्वेश्चन आया है, ये तो मैंने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन 23 में कैन भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है बच्चों। तो ये जो आपका सतत पोषणीय विकास है बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कंप्लीट हर हाल में रखना होगा, ठीक है। तो बताइए बच्चों पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का उपयोग करना तथा भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके लिए भी बचा कर रखना क्या कहलाएगा। इसको बच्चों चलिए हम अच्छे से डिफाइन करते, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे तो कुछ इस तरह आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम लेते हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, ये आप हैं, ठीक है बच्चों, और ये आप हैं और क्या कर रहे हैं आप संसाधनों का भी अंधाधुंध अगर उपयोग करते हैं, संसाधन का आप अगर अभी अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो आगे चल के जो आपकी आने वाली संतान होंगी, पीढ़ियाँ होंगी, जब संसाधन खत्म हो जाएगा तो वे सारे लोग कहाँ पे जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। तो अभी मान लीजिए कि ये हैं आप, ठीक है, और
आपके पास अभी मान लेते हैं जैसे कोई एक संसाधन ले लेते हैं, जैसे पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक सीमित संसाधन है, ठीक है। आने वाले दिनों में पेट्रोल की समाप्ति हो जाएगी। अगर बच्चों आप पेट्रोल को अगर बचा कर उपयोग नहीं करते हैं तो जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी होगी, यानी कि जो इसके बच्चे होंगे, है ना, ये है कौन, ये है ईना, ठीक है बच्चों। और इसके जो बच्चे होने वाले उनका नाम क्या है, मीना। अब अगर ये अंधाधुंध संसाधन का, ईना अगर अंधाधुंध संसाधन का उपयोग करती है तो आने वाले दिनों में जो इसकी पीढ़ियां होंगी, भविष्य की जो पीढ़ियां हैं मीना, ये क्या संसाधन का उपयोग कर पाएंगी, ये संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएंगी बच्चों। क्योंकि अगर आप संसाधन का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो संसाधन क्या हो जाएगा, संसाधन की ह्रास हो जाएगी, यानी कहने का मतलब संसाधनों की कमी हो जाएगी, जिसके कारण ईना तो भरपूर उपयोग कर लेगी लेकिन मीना भरपूर उपयोग नहीं कर पाएगी बच्चों। इसीलिए कहा गया है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का उपयोग कीजिए, और जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बचाकर थोड़ा रखें, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, देखिए बच्चों, मैं बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको कंप्लीट रखना किसी भी कीमत में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों पूछ दिया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, यानी कि सबसे पहले बार अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था जिसमें 100 से अधिक राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष आए थे। मैंने ये आपको पीछे टॉपिक में पढ़ाया है, विद डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये इसका ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन ए जून 1990, ऑप्शन बी जून 1992, ऑप्शन सी जुलाई 1992, ऑप्शन डी जुलाई 1990। तो आपका बच्चों इसका आंसर होने वाला है जून 1992, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर है 17। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो ये फिर से आ गया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। अब बताइए बच्चों कि ये जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन ए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर, सीओपीओ ब्राज़ील के अंदर, कनाडा में या न्यूयॉर्क में। बताइए बच्चों ये कहाँ पर हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। तो ये बच्चों को क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका आंसर होने वाला है रियो डी जेनेरियो। आपको मैंने बताया था कि जेनेरियो को कई जगह पे जेनेरो भी लिखता है और कई जगह पे जेनेरियो भी लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या बोलता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर बच्चों पूछा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किसे स्वीकृति प्रदान की गई थी, आपके पास मात्र 5 सेकंड का टाइम है। 5 सेकंड में जल्दी से आंसर कमेंट करें, देखते कितने बच्चे सही जवाब दे पाते हैं। ऑप्शन ए है एजेंडा 31, ऑप्शन बी है एजेंडा 21, ऑप्शन सी है एजेंडा 11, ऑप्शन डी है एजेंडा 41। तो बताइए बच्चों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी एजेंडा 21, ये इसका राइट आंसर है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संसाधनों का नियोजन किया जा सकता है, और ये आपका बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, बोला है संसाधनों का नियोजन किया जा सकता है, यानी कि संसाधनों का नियोजन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बच्चों तालिका बनाकर, ऑप्शन बी दिया हुआ है बच्चों संसाधन विकास की योजना बनाकर, ऑप्शन सी दिया हुआ है बच्चों संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार कर, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो बच्चों अगर संसाधन का नियोजन करना है किस किस तरीके से किया जा सकता है बच्चों, तो तालिका बनाकर भी कर सकते हैं, तालिका बनाकर भी किया जा सकता है, संसाधन विकास की योजना बनाकर भी कर सकते हैं, और जो भी संस्थागत नियोजन का ढांचा है उसको भी तैयार करके हम कर सकते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने की। यानी कि बच्चों बात कर रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवस्थित अच्छे तरीके से जो संसाधन के संरक्षण का जो हुआ था बच्चों, एक दिवसीय एजेंडा 21 के अंदर जो स्वीकृति प्रदान की गई थी, उसके अंदर जो बच्चों संसाधन संरक्षण का वकालत हो रहा था बच्चों, वो आखिर किसने किया था। तो ऑप्शन ए बच्चों क्लब ऑफ रोम,
ऑप्शन बी है क्लब ऑफ जापान, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्लब ऑफ जापान पढ़ा है? नहीं। क्या हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ा? नहीं। क्या हम लोगों ने नन ऑफ दीज? ऐसा तो है नहीं बच्चों, क्योंकि इन दोनों में से तो अब देखो बच्चों ये नहीं है, ये भी नहीं है, और बच रहा है ये, तो क्लब ऑफ रोम। यस बच्चों हम लोगों ने क्लब ऑफ रोम के बारे में पढ़ा था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्लब ऑफ रोम। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर है क्लब ऑफ रोम। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों आपको बता दें कि ये आपका जो था ये 21वां क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं बच्चों 22 क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 22 बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है बच्चों, इसको भी आप VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है जैक बोर्ड में। ठीक है बच्चों, 2019 के जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ऐसे देखा जाए तो 2019 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं था, फिर भी जो आपका जो सीट वगैरह डालता है जैक बोर्ड के द्वारा, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। देखिए बच्चों, सुमेशर की पुस्तक का नाम क्या है? बात कर रहा है कि जो सुमेशर पुस्तक लिखा था वो कौन सा पुस्तक लिखा था? ऑप्शन ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ऑप्शन बी सेव द अर्थ, ऑप्शन सी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? यानी कि बात कर रहे हैं बच्चों कि एक कृषि वर्ष में यानी कि 6 माह या 4 माह के अंतर्गत, ये बात कर रहे हैं बच्चों 6 या 4 मंथ्स की बात कर रहा है। ठीक है, और ये बात कर रहा है एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पूर्ण कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी सकल कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बच्चों मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में अगर जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? सकल कृषि क्षेत्र। उसके बाद चलते हैं बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या बोलता है? भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा कितने प्रतिशत भूभाग पर वन वंचित है? बच्चों बात कर रहा है कि भारत के अंदर जो राष्ट्रीय वन नीति है 1952, इसके द्वारा कितने परसेंट भूभाग पर यानी कि कितने प्रतिशत जमीन के ऊपर वन वंचित है? 1952 के द्वारा बात कर रहा है बच्चों, यानी कि 1952 ईस्वी के द्वारा जो वन वंचित है वो कितने प्रतिशत पर है? ऑप्शन ए है 56%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है बच्चों 40% और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। यानी कि कितने प्रतिशत भाग की बात कर रहा है बच्चों, जिसमें इसको 1952 द्वारा मतलब कितने परसेंटेज भाग पर वन वंचित था? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33% पर बच्चों क्या था? वन वंचित था। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 ये बोलता है बच्चों, मृदा बनाने वाली प्रक्रिया में कौन से मुख्य कारक होते हैं? यानी कि बच्चों बात कर रहा है मृदा बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मृदा बनाने वाली प्रक्रिया में कौन कौन से मुख्य कारक होते हैं। ऑप्शन ए उच्चावच, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी है जनक सेल और ऑप्शन डी ये सभी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, जस्ट पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि मृदा बनाने वाली प्रक्रिया में उच्चावच भी होता है, उसके साथ साथ बच्चों मैंने ये भी बताया था उच्चावच होता है, जलवायु होता है, जनक सेल होता है या फिर संस्तर सेल भी बताया था बच्चों। बताया था या नहीं बताया था? तो इन दोनों में से कोई भी एक हो तो बन सकता है मृदा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 25। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या रहने वाला है बच्चों। चलिए, तो आपका ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 26। मृदा बनाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी कि जो मृदा बनाने वाली प्रक्रिया है उसको निर्धारित यानी कि फिक्स करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए रंग, ऑप्शन बी रासायनिक व भौतिक गुण, ऑप्शन सी गहराई व आयु और ऑप्शन डी ये सभी। तो बच्चों मृदा बनाने वाली प्रक्रिया को जो निर्धारित करने वाले कारक हैं वो रंग भी निर्धारित करता है,
रासायनिक और भौतिक गुण भी निर्धारित करता है, और गहराई के अंदर जो बनता है और उसमें लगा हुआ टाइम ये भी निर्धारित करता है, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों 27 क्या है। तो देखिए बच्चों 27 आपका है क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये लो, ये हो गया हलवे जैसी सवाल, ये बच्चों वाली सवाल फिर से आ गया, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को बताया था, रट्टा मारने के जैसा बताया था बच्चों, बहुत ही अच्छे से बताया था कि भारत के अंदर कुल 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया 7, ऑप्शन बी में दिया 4, ऑप्शन सी में दिया है 6, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ठीक है, देखते हैं बच्चों 28 क्वेश्चन नंबर। तो आपका 28 क्वेश्चन नंबर बोलता है भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण है। अब देखो कितना यहाँ पे इजीली क्वेश्चन पूछ दिया है कि भूमि निम्नीकरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। जैसे देखिए आप लोगों को बताया है कि वनोन्मूलन भी भूमि निम्नीकरण का कारण है, और हद से ज़्यादा मतलब अति पशुचारण करना भी भूमि निम्नीकरण का ही कारण है, खनन से भी भूमि निम्नीकरण होता है बच्चों, यानी कि टोटल कुल मिलाकर इसका भी आंसर रहने वाला है ये सभी। इन सभी के कारण क्या होता है बच्चों, भूमि निम्नीकरण होता है। वनोन्मूलन के भी कारण होता है, ज़्यादा पशुचारण के भी, जिसको हम कह सकते हैं अति पशुचारण के कारण भी होता है, खनन के कारण भी होता है, और इसका ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, और ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है बच्चों, चलिए उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये आपका बोल रहा है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया है बच्चों वनोन्मूलन, ऑप्शन बी में दिया अति पशुचारण, ऑप्शन सी में दिया अधिक सिंचाई, और ऑप्शन डी में दिया बच्चों नन ऑफ दिस। तो इसका बच्चों राइट आंसर होने वाला है बच्चों अति पशुचारण। अति पशुचारण के कारण बच्चों गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण होता है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे झारखंड से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको डाउट आएगा, क्योंकि झारखंड की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात कर रहा है, इन तीनों राज्यों में भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है बच्चों वो क्या है। तो वो ऑप्शन ए दिया हुआ अति पशुचारण, ऑप्शन बी दिया हुआ वनोन्मूलन, ऑप्शन सी दिया हुआ अधिक सिंचाई, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ये सभी। तो इसका आंसर रहने वाला है बच्चों राइट आंसर बी वनोन्मूलन। वनोन्मूलन के कारण क्या होता है बच्चों, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 क्वेश्चन नंबर आपको क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है आपका 31। पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। बात कर रहा है बच्चों पंजाब की, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो कौन सा है। ए में है अधिक सिंचाई, बी में अति पशुचारण, सी में है वनोन्मूलन, और डी में है खनन। तो बच्चों वनोन्मूलन और अति पशुचारण तुम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुका था, तो इसमें क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अधिक सिंचाई के कारण क्या होता है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण होता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, जलोढ़ मृदा कितनी प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा है, और ये लो, ये तो बिल्कुल हलवे वाली सवाल है कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। बच्चों जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। मैंने आप लोगों को बताया है, जिसको एक कहते हैं पुराना जलोढ़ और एक कहते हैं बच्चों नया जलोढ़, ठीक है। यानी कि एक को कहते हैं बांगर और एक को कहते हैं बच्चों खादर, ये तो मैंने आपको बताया ही था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 33 है जलोढ़ मृदा में किसकी मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए में पोटास, ऑप्शन बी में फास्फोरस, ऑप्शन सी में चूना पत्थर, और ऑप्शन डी में ये सभी। यानी कि जलोढ़ मृदा के अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ये क्वेश्चन बच्चों पूछ रहा है। और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है पोटास, ऑप्शन बी में है फास्फोरस, ऑप्शन बी में है चूना पत्थर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बच्चों ये सभी। यानी कि किसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, तो बच्चों यहाँ पे सारी की सारी मात्राएं पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास भी पाया जाता है,
फास्फोरस भी होता है, चूना पत्थर भी होता है, यानी कि इसका कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। और आपका नेक्स्ट आने वाला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। ये है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 34। ये क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। ये बोल रहा है बच्चों कि काली मृदा में पाए जाते हैं। आखिर काली मृदा में क्या पाए जाते हैं बच्चों, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। काली मृदा में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में दिया है मैग्नीशियम पोटास, ऑप्शन सी में दिया है फास्फोरस और ऑप्शन डी में दिया है सी को छोड़कर ए व बी दोनों। अब बच्चों यहाँ पर आपको डाउट आएगा, और क्या डाउट आने वाला है तो देखिए बच्चों, आपको ये डाउट आने वाला है। ये तो 33 था बच्चों, ये आपका 34। तो आपको डाउट ये आने वाला है कि काली मृदा में पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऑफकोर्स पाए जाते हैं। मैग्नीशियम पोटास पाए जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऑफकोर्स पाए जाते हैं। लेकिन क्या फास्फोरस पाया जाता है, नहीं बच्चों, ये नहीं पाया जाता है। यानी कि काली मृदा में जो पाए जाते हैं बच्चों, वो क्या क्या पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सी को छोड़कर ए तथा बी दोनों पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 है, काली मृदा को कहा जाता है। आपके पास 5 मिनट का समय है, जल्दी से बताएंगे काली मृदा को क्या कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया था कि काली मृदा को क्या क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों रेगर मृदा, ऑप्शन बी है काली कपास मृदा, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है एनोटी। तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं और काली कपास मृदा भी कहते हैं। अब काली कपास मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो इसको काली कपास मृदा के भी नाम से जाना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ए तथा बी दोनों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर था बच्चों 35, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 35। अब हम चलते हैं 36 की ओर, ठीक है बच्चों। देखिए 36 क्या रहने वाला है, पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में, कि आखिर पीली मिट्टी का रंग जो होता है वो पीला क्यों होता है। ऑप्शन ए है जल योजन के कारण। ये देखिए बच्चों, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो चुका है, सारा का सारा एक ही के अंदर आ चुका है। यानी कि समोसे, चटनी है ना, और रसगुल्ले सब एक ही प्लेट के अंदर मिक्स हो चुका है, जो कि यहाँ पे हल्के हल्के डैश होने चाहिए थे, ठीक है। जल योजन के कारण, ठीक है, जल योजन के कारण ये होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है, ऑप्शन ए जल योजन के कारण, ऑप्शन बी धूप के कारण, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी नोट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा एरर्स हैं, है ना। यहाँ पे ये हालांकि आप लोग तो पढ़ने में माहिर हैं, बट यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं ए व बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बच्चों कि पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है। ऑप्शन ए जल योजन के कारण, ऑप्शन बी धूप के कारण, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है जल योजन के कारण। पीली मिट्टी का रंग जो पीला होता है वो होता है बच्चों जल योजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 37 क्वेश्चन आपका क्या कहता है बच्चों, तो 37 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लेटेराइट शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। ये बोल रहा है बच्चों लेटेराइट शब्द, ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 37। ये बोल रहा है कि लेटेराइट शब्द किस भाषा का है, यानी कि जो आपका लेटेराइट शब्द है वो किस भाषा से लिया गया, इसकी बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लेटेराइट शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए लेटेराइट शब्द ऑप्शन ए लैटिन भाषा, ऑप्शन बी ग्रीक भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यानी कि बच्चों लेटेराइट शब्द की अगर बात करते हैं हम, तो लेटेराइट शब्द जो है आपका वो लैटिन भाषा से नहीं लिया गया, ये जो लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया, ठीक है। लेटेराइट, ठीक है, यानी कि लेट का मतलब होता है मृदा, और राइट यानी कि ये बात कर रहा है बच्चों लेटेराइट मृदा की, ठीक है। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। एक देखिए बच्चों इसके अंदर 38 और 39 दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका 38 और इसके नीचे जो है बच्चों ये है आपका यहाँ पे 39, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 38 बोलता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ जो केरल की लाल लेटेराइट मृदा है वो कौन सी फसल के लिए बहुत अच्छी है। ऑप्शन ए बादाम, ऑप्शन बी इलायची, ऑप्शन सी काजू, ऑप्शन डी गन्ना।
तो बच्चों यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, काजू के लिए काफ़ी उपयुक्त है लाल लेटराइट मृदा, जो केरल और आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद है बच्चों 39 क्वेश्चन, मृदा के कटाव व उसके बहाव की प्रक्रिया को कहते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन बच्चों, मृदा के कटाव व उसकी बहाव की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑप्शन है मृदा का जमाव। ये लो, मृदा कट कट के बह रहा है और ऑप्शन दिया मृदा का जमाव। ये तो देखते बच्चे कर देंगे, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी भूस्खलन। अब बच्चों क्या ऐसा है कि भूकंप आया और धरती धंस गई है? ऐसा है बिल्कुल नहीं है। तीसरा है बच्चों मृदा अपरदन। यस, ये राइट आंसर है, क्योंकि मृदा के कटाव उसकी बहाव को प्रक्रिया को हम लोग बच्चों कहते हैं मृदा अपरदन। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया हुआ है, मरुस्थलीय मृदा के गुण है। आखिर मरुस्थलीय मृदा के गुण कौन कौन से हैं उसकी बात कर रहा है बच्चों। मृदा का रंग लाल व भूरा होता है, बिल्कुल होता है। ये रेतीय व लवणीय होती है, बिल्कुल ऑफ कोर्स, ये भी सही है बच्चों, ये भी सही है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, वन मृदा कहाँ पाई जाती है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों कि जो वन मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है बच्चों कि वन मृदा है, और यहाँ पे ऑप्शन में बच्चों देखते हैं कि वन मृदा है नहीं, तो यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए कि वन मृदा वन में पाई जाती है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। वन मृदा कहाँ पाई जाती है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए में पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी में मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी में पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन डी ये सभी। बिल्कुल ये सभी तो हो ही नहीं सकता है। पठार के क्षेत्र में तो वन मृदा मिलती ही नहीं है। मैदानी क्षेत्र में बिल्कुल नहीं, मैदानी क्षेत्र में अक्सर बच्चों जलोढ़ मृदा और काली मृदा पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्र में वन मृदा पाई जाती है। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। देखते हैं बच्चों जो आपका 42 क्वेश्चन नंबर रहने वाला है वो क्या है, ठीक है। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या है? मृदा अपरदन का प्रमुख कारण नहीं है। मृदा अपरदन होने का कौन सा इसमें इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो मृदा अपरदन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए वनोन्मूलन, इससे भी मृदा अपरदन लगभग होता है। हिम नदी पौनी, इससे तो मृदा अपरदन बिल्कुल हो रहा है। तीसरा निर्माण व खनन, खनन के भी कारण बच्चों मृदा का अपरदन हो रहा है। और ऑप्शन डी है ज्वार भाटा, ज्वार भाटा से मृदा का अपरदन नहीं हो रहा, क्योंकि ज्वार भाटा उसमें जल की ये होती है, तो यहाँ पे मृदा अपरदन होने का चांसेस ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 आपका क्या कहता है? तो चलिए देखते हैं 43 क्वेश्चन नंबर, और ये आपका आ गया स्लाइड पे 43 क्वेश्चन नंबर। और 43 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बच्चों? तो चलिए देख रहे हैं 43 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, आपको ध्यान से देखिए। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए अनलिकाएं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस है बच्चों, ये अनलिकाएं नहीं होगा, ये आपका होगा अनलिकाएं, ठीक है। यहाँ पे वह छूट गया, इसको कहते हैं अनलिकाएं, ठीक है। ये होगा, ठीक है, आपको डरना नहीं है क्योंकि यहाँ पे होगा अनलिकाएं ना। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन ए दिया हुआ है अवनलिकाएं, ऑप्शन बी नालियां, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो बच्चों जो बहता जल होता है वो मरी हुई मृदाओं को काटते हुए जो गहरी वाहिकाएं बनाता है उसको कहा जाता है बच्चों अवनलिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अवनलिकाएं। अब चलते हैं बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर है 44 के ऊपर चलते हैं। 44 क्या है बच्चों? तो देखिए चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को क्या कहते हैं? यहाँ पे भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में बच्चों खड्ड, ऑप्शन बी में अवनलिकाएं, ऑप्शन सी में ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी में नोट। तो इसको बच्चों चंबल बेसिन में जो उत्खात भूमि होता है, जो जोतने योग्य भूमि नहीं होता उसको उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में इसको खड्ड कहा जाता है। नेक्स्ट ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर था ये 44, ठीक है। और चलते हैं 45 क्वेश्चन नंबर की ओर। ये आपका 45 क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करता है बच्चों पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि हवा के द्वारा मैदान जो फील्ड है अथवा जो ढलान वाली क्षेत्र है वहाँ से मृदा जब उड़ के चली जाती है, मृदा जो उड़ा ले जाने की प्रक्रिया है बच्चों उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पवन अपरदन, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी मृदा संरक्षण, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। यानी कि
ऑल ऑफ दिस यानी कि बच्चों ये सभी, ठीक है, ये सभी की बात कर रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? तो हवा के द्वारा उड़ा के ले जाता है तो हम इसमें क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पवन अपर्दन। कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते हैं कि पवन के द्वारा उड़ा के ले जा रहा है तो कौन सा अपर्दन कहलाएगा? तो पवन ही अपर्दन न कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर था 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, और ये में भी लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि 46 क्वेश्चन बने थे इस पूरे चैप्टर से एमसीक्यूज, और यही 46 से बच्चों आपके जैक बोर्ड में भी आने वाले हैं। सो आप पूरे अच्छे से इसको कवर अप करेंगे तो यहाँ से ही आपका क्वेश्चन लगभग आने वाला है। पश्चिम भारत में रेत के टीलों का अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी कि पश्चिम भारत के अंदर जो रेत के टीलों का अस्थायीकरण हुआ उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? ऑप्शन ए पट्टी कृषि का, ऑप्शन बी रक्षक मेखला का, ऑप्शन सी समोच्च जुताई का, ऑप्शन डी ये सभी। तो बच्चों पश्चिम भारत के अंदर जो रेत की टीलों का अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा बच्चों, उसका आंसर होने वाला है बच्चों रक्षक मेखला का, ऑप्शन नंबर बी। रक्षक मेखला जो था बच्चों वो टीलों के अस्थायीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बच्चों इस प्रकार से आपका टोटल क्वेश्चंस क्या है खत्म होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 1 to लेकर के आपको 100 तक, यहाँ 1 to लेकर के यहाँ पर आपको 46 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 to लेकर के यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग बच्चों आप देख लीजिए, ये आपका स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग से देखिए यहाँ पे आपको मिलते जाएंगे सारे क्वेश्चन। ये आपका एक बार का रिव्यू है ना जो मैंने पढ़ाया है आज के इस क्लास के अंदर। और इस तरह से जो आपका चैप्टर था बच्चों, ये पूरा का पूरा चैप्टर सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव तक जा कर के ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और बच्चों आज जो आपका चैप्टर है उसका हो चुका है दी एंड हम लोग मिल के करने वाले हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका रहने वाला है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं बच्चों इसी चैनल पे, और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर क्लासेस की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप हर क्लास को कवर अप कर सकें। सो हम लोग मिलेंगे बच्चों बहुत ही जल्द नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसी चैनल के अंदर। बाय।